देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। कृषि विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया। नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में मेले का उद्घाटन समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने किया। बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, जिलाधिकारी राजीव रोशन, जिला परिषद अध्यक्षा रेणु देवी, उप विकास आयुक्त अमृता बेंस ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिंह या परियोजना निदेशक पुनेंदु नाथ झा द्वारा बारी बारी से तो सभी अतिथियों को पौधा देकर पाग एवं चादर से सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, आसमान की ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन जब तक हम अपने किसान भाइयों द्वारा उत्पादित अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तब तक शायद हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि पूजनीय भी हैं। इसलिए प्रशासन, सरकार और आम लोगों को भी उनकी फिक्र होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ दशक पहले तक कृषि लगातार घाटे का सौदा सिद्ध हो रहा था। किसानों का कृषि से मोह भंग हो गया था, लेकिन हमारी सरकार द्वारा कृषि से संबंधित महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन ने किसानों को फिर से खेती में आने को विवश किया है। यही कारण है कि धान, मक्का और सब्जी उत्पादन में हमारे प्रदेश में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। एक समय में हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर मक्का उत्पादन होता था, खासकर मिथिलांचल क्षेत्र में, लेकिन आज बहुत कम क्षेत्र में मक्का का उत्पादन होता है। सरकार भी चाहती है कि मौसम और फसल अनुकूल खेती हो। जिस जिला में जिस फसल का उत्पादन बेहतर हो सकता है उस जिला में उसी फसल का उत्पादन किया जाए। कई जिलों जैसे सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर शामिल है। मक्का का उत्पादन होता है। दरभंगा में धान, गेहूं का फसल तथा लीची और आम जैसे फल का भी अच्छा उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि मछली के अलावा विश्व प्रसिद्ध मखाना का कुल उत्पादन का 80% उत्पादन मिथिलांचल क्षेत्र में होता है। इसलिए मुख्यमंत्री और कृषि विभाग ने निर्णय लिया है कि जो जिला जिस फसल का उत्पादन ज्यादा करता हो वही फसल उस जिला में उत्पादन किया जाए। वही फसल इसलिए मखाना के लिए दरभंगा जिला को चयनित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी ने कहा कि वे खुद किसान परिवार से आते हैं और पहले की कृषि की तुलना में अब कृषि आधुनिक यंत्र युक्त हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार की सोच के केंद्र बिंदु किसान और कृषि रहा है। जब वे केंद्रीय कृषि मंत्री थे तभी से किसानों के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने ही कृषि रोड मैप का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा 2 चलाई जा रही योजनाएं जी कृषि में नूतन वैज्ञानिक प्रयोग की जानकारी देते हुए हर पंचायत में किसान चौपाल लगाया जा रहा है। लोग खेती से अपना मुंह मोड़ चुके थे, लोगों का मोह भंग हो चुका था किसान को, और यह घाटे का सौदा साबित हो रहा था। लेकिन फिर सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजना ने हमारे किसान भाइयों को खेत की तरफ आने के लिए विवश किया है, और यही कारण है कि आज हमारा जो कृषि के क्षेत्र में, चाहे वह धान का उत्पादन हो, गेहूं का उत्पादन हो, मकई का उत्पादन हो या सब्जी का उत्पादन हो, सभी क्षेत्र में हमारा प्रदेश एक अच्छा उपलब्धि हासिल कर रहा है। हम लोग कृषि यांत्रिकरण मेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। खेती के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ये किसान ही हैं जो अपनी मेहनत से धरती का सीना चीर करके फसल उपजाते हैं, जिससे लोगों को अनाज मिलता है, उनका पेट भरता है। यह बात भी हम लोगों से नहीं छुपी हुई है कि खेती जो है बहुत ही मेहनत का कार्य है, और किसान अगर श्रम नहीं करे तो देश का अन्य विकास भी बेईमानी माना जाएगा, क्योंकि मानव की पहली प्राथमिकता उसका पेट भरना होता है। कोई भी इंसान भूखे पेट कोई तरक्की नहीं कर सकता, कोई विकास की बात नहीं कर सकता है। हमने आजादी के बाद से कृषि क्षेत्र में बहुत सारे तरक्की के आयाम स्थापित किए हैं, बहुत सारे मील का पत्थर हमने छुआ है, उससे हम आगे निकले हैं। हम जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। उत्पादन के क्षेत्र में हमें दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता था।
और 75 वर्ष के इतिहास में भारत के किसानों ने, राज्य के किसानों ने, मिथिला के किसानों ने पूरी तस्वीर बदल दी। पहले हम दुनिया से अनाज लेकर के खाना खाते थे, अब हम दुनिया को खाना खिलाते हैं और भारत में अनाज का सरप्लस उत्पादन होता है। वृद्धि लाना, समय, अर्थ एवं श्रम की बचत करना, फसल योजना का समय पर संपादन किया, आपका समय से फसल की बुआई हो जाए, समय से फसल की कटाई हो जाए, समय पे आपके फसल की तैयारी हो जाए। और इसके साथ साथ कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत हमारे राज्य के कृषि यांत्रिकरण निर्माताओं को प्रोत्साहन देने का भी नीति सरकार ने निर्धारित किया है। साहब और माननीय मंत्री हमारे मुख्य अतिथि है, माननीय बिहार सरकार के मंत्री हैं। 10 और 11 तारीख को जिला में किसान की बैठक थी। और दिशा की बैठक में, उस बैठक में डीएम साहब उपस्थित नहीं थे। डीएम साहब और माननीय मंत्री, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जिला के किसान जिसके बदौलत खेती करते हैं, चाहे खाद बीज का समस्या हो या सिंचाई का समस्या हो, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिला में कुछ खाद क्या समस्या का तो कुछ समाधान की ओर हमारे डीओ साहब बढ़े हैं। लक्ष्य पर, उनके मन मस्तिष्क पर किसान ही रहा है। उन्होंने किसानों के लिए कृषि रोड मैप का निर्माण किया। अब कृषि रोड मैप से हुआ क्या, नहीं हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई, यह सब चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन कृषि रोड मैप हो भी सकता है। यह अगर किसी के ध्यान में था, किसानों के बहुत बड़े नेता केंद्र में रहे, कई राज्यों में रहे, लेकिन किसी के विजन में नहीं आया कि कृषि रोड मैप भी हो सकता है। वह विजन लाने वाले अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वही ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, कैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं अपने घर। आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। लहरियासराय थाना इलाके के एक कब्रिस्तान से इंसान के कटे पूरे हाथ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
इलाके के लोग न सिर्फ इससे डरे सहमे हैं बल्कि सिर्फ हाथ मिलने के कारण तरह तरह की चर्चा का भी बाजार गर्म है। इलाके के लोगों की बात माने तो कटा हुआ हाथ एक गमछे में लपेट किसी ने कब्रिस्तान में फेंक दिया और सुबह जब इस हाथ पर एक स्थानीय लोगों की नजर पड़ गई तो उसने इसे मिट्टी के नीचे दबा दिया। हालांकि देर शाम होते होते इसकी सूचना पुलिस को मिल गई और देर रात मौके पर पहुंच पुलिस ने गड्ढे से हाथ को निकलवा कर देखा और कुछ तस्वीरें लेकर निकल गई। मौके पर पहुंची पुलिस तत्काल जांच के बाद कैमरे पर भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुई। न ही अब तक किसी वरीय अधिकारी ने पूरे मामले में अपना मुंह खोला है। लेकिन सवाल कई है, क्या हाथ इंसान के ही हैं? दूसरा, अगर इंसान के हैं तो बॉडी फिर कहाँ है? और हाथ क्या महिला के हैं या फिर ये पुरुष के? और सबसे बड़ी बात कि आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसके कटे हाथ कब्रिस्तान में मिला और किसने कटे हाथ को कब्रिस्तान में फेंका? मौके पर हाथ को देखने वाले स्थानीय निवासी सिकंदर भाई ने बताया कि उन्होंने सुबह सवेरे तकरीबन 8 बजे कब्रिस्तान में हाथ को देखा। करीब 9 बजे तक जब एक व्यक्ति कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर मिट्टी चढ़ा रहा था तो उसने उसे कटे हाथ पर भी मिट्टी डलवा दिया। लेकिन उनके हाथ भी अंदर भी एक भय बना हुआ है कि आखिर यह हाथ कहां से आया और किसने रखा और यह हाथ किसका है। वहीं स्थानीय निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि उन्हें दफ्तर से आने के बाद घर में इसकी जानकारी परिवार से मिली। ऐसे में उनके अंदर भी न सिर्फ भय बना हुआ है बल्कि मन के अंदर कई तरह के सवाल भी जन्म ले रहे हैं। मामला तो ये है कि आज शाम में जब हम कार्यालय से लौटे तो ये घर में चर्चा चल रही थी कि गमछा में लपेटा हुआ पूरा हाथ मतलब लपेट करके कोई फेंके हुआ था, कटा हुआ हाथ। तो ये हमको संज्ञान में आया मतलब सुनने के बाद, तो उस पर तहकीकात किया तो मालूम हुआ कि कल सुबह मतलब 11 बजे उसको देखा गया और देखने के बाद मतलब जो है उसको फिर वहाँ पर लोगों ने मतलब मिट्टी में मतलब दबा दिया, जिसके मतलब ये आगे अंदर में मतलब फेंका हुआ था गमछा में लपेट करके कब्रिस्तान के पश्चिम के साइड में मतलब फेंका हुआ था, लोगों ने कहा। और मतलब घर पर जब हम आए तो आज शाम में हमको मालूम हुआ, तो इस पर मतलब अभी आप आए हैं तो मतलब हमको जानकारी मतलब वार्ड नंबर 39 में पड़ता है और ये आपको महाराजगंज और बहादुरगंज, दिलदारगंज और मतलब यानी इन सब आपको मोहल्ले का कब्रिस्तान है। चकजोरा का भी कब्रिस्तान यहीं पर है बगल में। को डर है मतलब इस तरह का देख करके कि रात में हम लोग आते हैं यहाँ पर जो है तो इस तरह की घटना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब दिल्ली वाली मतलब घटना हो रही हो कि लाश घर में कोई रखे हुआ है और मतलब काट काट के फेंक रहा है, जो है लपेटा हुआ मतलब फेंका हुआ था। जो सुबह 8 बजे उसको देखा था जी, फिर उसको हमने 9 बजे जाने लगे लौट के, तो कबर पे मिट्टी चढ़ा रहा था, उसको बुला के हमने कहा इसमें मिट्टी डाल दो। वो मिट्टी डाल दिया, वो भी चला गया। जब भय फैला तो लड़के लोग आए चकजोरा के जी, बोला कहाँ है देखना है। वो लोग देखा, उसके बाद कोदाली ला के उसको गाड़ दिया। अभी तो मामला संज्ञान में आया है, वहाँ उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करके रखने के लिए निर्देशित किया गया है। बाकी जो इंक्वायरी होगी आगे उस पर पता चलेगा कि किसका है क्या है, तो अभी इस मामले में कुछ भी कह पाना संभव नहीं हो पाएगा। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, वो डॉक्टर ही बता पाएंगे, एक्सपर्ट्स जो है वो बता पाएंगे। और थोड़ा सा डिकम्पोज्ड है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि फर्दर इंक्वायरी हो जाने दीजिए, कुछ बातें सामने आएंगी तो आपसे शेयर किया जाएगा। उसका तो हम लोग हैं और जैसे ही पता चलेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग। इसमें आप लोगों नहीं कुछ भी कयास लगाना तो अभी उचित नहीं है, और हम भी कुछ बोले इसमें उसको डिनाई करें एग्री करें तो हमारे स्तर से वो भी संभव नहीं है। जैसा कि मैंने कहा इंक्वायरी हो जाने दीजिए, कुछ जो बातें सामने आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। जिला स्थापना दिवस एवं जिला युवा महोत्सव को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सामान्य प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी टोनी कुमारी ने बताया कि राज्य युवा महोत्सव के लिए विभिन्न कला विधाओं में कलाकारों का चयन जिला स्तर पर करने हेतु जिला युवा महोत्सव का आयोजन किया जाना है। जिला युवा उत्सव 29 नवंबर को पूर्वाह्न 8 बजे लहरिया सराय अवस्थित ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें समूह लोक नृत्य, ग्रुप समूह गायन, ग्रुप लोकगीत, एकल लोक कथा, सुगम संगीत, लघु नाटक, शास्त्रीय वाद्ययंत्र, सितार, बांसुरी, वीणा, तबला, मृदंग, गिटार, वायलिन, सारंगी, सरोद वादन, शहनाई, पखावज, एकल हारमोनियम वादन, एकल शास्त्रीय नृत्य, कथक, ओडिसी,
साथ एकल कलाकार का चयन किया जाएगा। हिंदी व अंग्रेजी में एक्सपोर्टोरम, शास्त्रीय गायन में हिंदुस्तानी एवं कर्नाटकी विद्या में एकल कलाकार, 2 संगत कलाकारों के साथ चयन किया जाएगा। चाक्षुष कला में हस्तलिपि, मूर्तिकला एवं फोटोग्राफी में उत्कृष्ट कलाकारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी 24 नवंबर तक अपना आवेदन पत्र जिला खेल पदाधिकारी के नेहरू स्टेडियम में, जिला शिक्षा भवन करमगंज, नेहरू युवा केंद्र अथवा राज हाई स्कूल में जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र में अपना फोटो चिपका कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर 31 दिसंबर के पूर्वाह्न में खेलकूद एवं संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1 जनवरी 2023 के संध्या में समाहरणालय परिसर में केक काटकर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर दरभंगा के विरासत को संकलित कर एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया जाएगा। बैठक में उप विकास आयुक्त अमृता बेंस, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, जिला खेल पदाधिकारी परिमल, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, वरीय पदाधिकारी गौरव शंकर, जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह मौजूद। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में मारवाड़ी युवा मंच शाखा द्वारा रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है 20 नवंबर को। यह दौड़ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी से सुबह 6 बजे शुरू होगी, जो कि इनकम टैक्स चौक, रेडियो स्टेशन, यूनिवर्सिटी थाना, भंडार चौक होते हुए बागमोड़ से संस्कृत यूनिवर्सिटी में अंदर आकर पुनः ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्रारंभिक स्थान पर समाप्त होगी। दौड़ की कुल दूरी 5 किलोमीटर है। यह मैराथन शहर के विभिन्न वर्गों में एकता का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। मैं सौरभ श्रीगा, मारवाड़ी युवा मंच का अध्यक्ष। हमने जैसे लास्ट टाइम भी एक मैराथन का ऑर्गेनाइज किया था 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि पे। इस बार छठ होने के कारण हम लोग ने इसको एक्सटेंड करके 13 तारीख किया था, बट 13 तारीख को भी गवर्नमेंट ने एक मैराथन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, उस कारण सबको फिर से अपना डेट चेंज करना पड़ा, जो 20 तारीख को हम लोग कर रहे हैं, जो कि राज चौरंगी से चालू होगी और वहीं पे एंड होगी। 5.5 किलोमीटर का ये पूरा दौड़ है। मैराथन एकता की एक दौड़ के विषय में विषय वस्तु रखने हेतु हम लोग सब लोग आपसे समूह उपस्थित हुए हैं। हर वर्ष हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोए थे। इस वर्ष छठ एवं अन्य कारणों से ये हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ा है। इस वर्ष हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 500 पार्टिसिपेंट्स इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और 5 किलोमीटर का हमारा रूट है। इस कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोग रहेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक संकाय के 5 विषयों राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल तथा प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के पीजीआरसी की बैठक विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित की गई, जिसमें 96 शोध प्रारूपों को स्वीकृति दी गई। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पीजीआरसी शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च संस्था है, अतः इसकी मर्यादा को कायम रखना भी सभी सदस्यों का कर्तव्य बनता है। उन्होंने विभिन्न विभागों से आने वाले शोध प्रारूपों के विषय में कहा कि विभागीय स्तर पर स्वीकृत करने से पहले संभावित पर्यवेक्षकों की उपयुक्तता की भली भांति जांच करना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से अगले पैठ से रिक्तियों की गणना की प्रक्रिया बदली जा रही है। स्वीकृत कुल 96 शोध प्रारूपों में राजनीति विज्ञान में 31, अर्थशास्त्र में 28, इतिहास में 15, भूगोल में 12 तथा प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति में 10 शामिल हैं। बैठक में प्रोफेसर भीमनेंदु शेखर झा, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार यादव, प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभागाध्यक्ष डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार, इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर नैयर आजम, संबंधित विभागों के प्राध्यापकों के साथ ही परीक्षा विभाग के कर्मी उपस्थित थे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र की इसी माह की में स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर
सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से केंद्र द्वारा अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण में 6 माही सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन का प्रारंभ किया गया है। ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक निर्धारित है। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने उक्त केंद्र के समुचित संचालन हेतु विभागीय प्राध्यापक डॉक्टर आर चौरसिया को केंद्राधिकारी नियुक्त किया है। केंद्र के उद्देश्यों, कार्य पद्धतियों, नामांकन एवं परीक्षा विधियों आदि की जानकारी देने के उद्देश्य से विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में विभागीय शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें केंद्र संचालन का आदेश देने हेतु कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह तथा कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के प्रति आभार व्यक्त किया। सदस्यों द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक अमित कुमार झा तथा विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त केंद्राधिकारी डॉक्टर आर चौरसिया को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण में कम से कम 10वीं पास कोई भी व्यक्ति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का वेबसाइट खोलकर मात्र 500 में ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। नामांकन सुनिश्चित होने के बाद उन्हें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा तैयार 2000 रुपए मूल्य के उच्च स्तरीय 5 पाठ्य पुस्तकें हमारे केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। 6 माह तक नियमित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कोर्स की पढ़ाई के बाद आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण उपरांत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 6 माही सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मारपीट, जमीनी विवाद, अपहरण, हत्या जैसे कई मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी जिला अधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे थे फरियादी। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने आधिकारिक रूप से पटना IM के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष व अमर विधायक अख्तरुल ईमान, यूथ अध्यक्ष आदिल हसन और बिहार महासचिव आफ्ताब आलम के हाथों सदस्यता ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण के बाद नजरे आलम ने अपने कार्यालय लालबाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत कम ही वर्ष में पूरे भारतवर्ष में अपने कदम मजबूती के साथ आजमाए हैं। देखिए, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां, जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन दिनों जो देश में सियासत चल रही है उसको देखते हुए मैंने 15 तारीख को पटना में बाज़ाब्ता MIM पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और वहां से सदस्यता लेने के बाद जब मैं आज दरभंगा आया हूं, चूँकि मिथिलांचल का जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ
जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, दलित गरीब पिछड़ा जो समाज है उसकी बात करते हैं। ये जो तबका है इसको सारी नाम नहाज सेकुलर पार्टियां जो है तथा कथित सेकुलर पार्टियां, इन्होंने इनके साथ छल किया। इसलिए हमने MIM पार्टी की सदस्यता लिया है ताकि इन तमाम समुदाय के लोगों को जोड़ करके इनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम करेंगे। आगे क्या योजना है मिथिलांचल में? आगे की हमारी योजना है कि मिथिलांचल में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। जो टैग हमारे पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये बी टीम के लोग हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि यही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी 17 सालों से भाजपा के साथ गठबंधन में थे, तो बिहार के मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए भाजपा खतरा नहीं थी। लेकिन जैसे ये राजद के साथ आए वैसे ही ये सारी पार्टियां जो है मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाने लगी है। तो हम इस डर को निकालेंगे और एक मजबूत राजनीति समीकरण यहाँ के लोगों को देंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के निर्देश पर लहरियासराय थाना में पदस्थापित दारोगा मुकेश कुमार मंडल को बहादुरपुर थाना अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इसको लेकर लहरियासराय थाना में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SDPO अमित कुमार ने पाग चादर माला पहनाकर उन्हें विदाई दी और उन्होंने कहा कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान अविलंब करेंगे। सामना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके दी गई है और पूरी उम्मीद है कि ये खड़े उतरेंगे। GSI ये ऐसे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं रस्ती सर का विश्वास बताया है उसको दिखाएंगे। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल बहादुरपुर थाना में रंगदारी मांगने के संबंध में मैं मधु चौधरी पति अविनाश कुमार तारालाही बहादुरपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9060230055 है। मैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल तारालाही में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। दिनांक 5 नवंबर 2022 को रंगदारी मांगने हेतु लिफाफा में पत्र रखकर एक वैकित विद्यालय पर दे गया था। तत्पश्चात मेरे विद्यालय के प्रबंधक राधेश्याम यादव के मोबाइल पर एडमिशन के लिए प्रधानाचार्य से बात करनी है बोलकर प्रधानाचार्य का नंबर मांगा। मेरे प्रबंधक के द्वारा मेरा नंबर देने के पश्चात मेरे मोबाइल पर रंगदारी मांगने हेतु फोन आया, जिसका नंबर 8207646229 है। मेरे पास घटनाक्रम का CCTV फुटेज है। आज पूर्ण 18 नवंबर 2022 को सुबह 7:30 के लगभग पूर्ण फोन आया कि 1 लाख रुपए दो वरना गोली मार देंगे। ये इलाका मेरा है। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने के लिए धमकी दिया।